नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं लेखक अनिरुद्ध चौधरी की लिखित एक हॉरर कहानी पिशाच मठ। तो चलिए सुनते हैं कहानी पिशाच मठ। ट्रेन को स्टेशन पहुंचते पहुंचते 2 घंटा लेट हो गया। पश्चिम में झारखंड का एक अख्यात छोटा रेलवे स्टेशन। दोस्त सत्राजीत का आमंत्रण पाकर यहां आया हूं। इस इलाके में जमीन के नीचे बहुत परिमाण में खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है। एक नामी प्रतिष्ठान की तरफ से ग्राउंड इंजीनियर सत्राजीत यहां आया हुआ है, यहां की जमीन का जांच करने। यहां आते ही उसने मुझे यहां आने का निमंत्रण देकर एक चिट्ठी लिख डाली। स्टेशन से उसका क्वार्टर 5 मील दूर है। स्टेशन से निकल के आधे मील जाने पर मिलेगा कृतांतपुर का जंगल। उस जंगल को पार करके और कुछ मील जाने पर मिलेगा टंटनिया नाम का एक छोटा सा आदिवासी गांव। उसी गांव में तंबू लगाकर सत्राजीत अपने भूमि परीक्षण का प्राथमिक कार्य कर रहा है। वैसे ये सब खबर मुझे उसकी चिट्ठी से ही पता चला था। स्टेशन इलाके से मैं बाहर निकला। बैसाख का महीना है और दोपहर का वक्त। ट्रेन के अंदर असहनीय गर्मी के मारे पसीने से नहा गया था। जंगल की तरफ से आने वाली हवा के प्रभाव से मेरा तन बदन तरोताजा हो उठा। एक टांगा या रिक्शा मिलता तो अच्छा होता, लेकिन इस छोटे स्टेशन में वो सब सुविधाएं नहीं है। एक बैलगाड़ी दिखी, मगर उस बैलगाड़ी का गाड़ीवान किसी भी शर्त पे कृतांतपुर का जंगल पार करके टंटनिया जाने के लिए राजी नहीं हुआ। नतीजन एक दुकानदार से टंटनिया का रास्ता मालूम करके पैदल ही निकल पड़ा। तूफान आने वाला है। तब तक जोरों से बारिश शुरू हो चुका था। शाल के वृक्ष के अंदर से गुजरने लगी ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया था। जंगल के अंदर तूफान का एक अलग ही भयंकर रूप देखने को मिलता है, लेकिन उस भयंकर रूप में वसी सौंदर्य को देखने या उपभोग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि कहीं कोई सिर छुपाने की जगह मिल जाए, क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि मैं जंगल के अंदर रास्ता भटक चुका हूं। लेकिन इस बारिश और तूफान के बीच आगे बढ़ना भी तो मुमकिन नहीं। मैं एक बड़े अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। किसी भी तरह मुझे अपने आप को बारिश और तूफान के हाथों से बचाना होगा। आधा घंटा हो गया, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बैसाखी शाम में बारिश में भीगा हुआ मेरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। ऐसी हालत में हवा के प्रभाव से आंदोलित वृक्ष की शाखाओं के भीतर से मुझे एक रोशनी की झलक दिखाई पड़ी। मेरा मन खुशी के मारे नाच उठा। बारिश ने जैसे मेरी चारों ओर एक मायावी तिलिस्म रच दिया था, लेकिन उस तिलिस्म को छिन्न भिन्न करके वो उज्जवल रोशनी की चमक मेरे मन में एक आश्रय मिलने की उम्मीद को जगा दिया। तूफान और बारिश को अनदेखा करके मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच भी गया। एक काले रंग का प्रस्तर निर्मित मठ। मठ के चारों ओर इधर उधर और भी सारे महल और मंदिर का मलबा सर उठाकर खड़ा है। देखकर लगता है कि एक वक्त पे इस मठ का बहुत महत्व था। चारों ओर फैला हुआ महल और मंदिर का मलबा इस मठ को घेर के ही बनाया गया था। मठ के बाहर उस वक्त तूफान ने तांडव मचाया हुआ था। मठ के चारों ओर ठीक से देखने का मौका मुझे और नहीं मिला। आगे जाकर मठ के दरवाजे पर मैंने दस्तक दिया। 1 बार, 2 बार, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ठंड के मारे मेरा सारा खून जमने वाला था।
तीसरी बार दस्तक देने पर दरवाजे के उस पार किसी के कदमों की आहट सुनाई दिया। वो आवाज और निकट आने लगी। वो आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। दरवाजा खुल गया और मेरा आमना सामना हुआ एक विचित्र व्यक्ति के साथ। व्यक्ति के हाथ में जो लालटेन था, मैंने उसकी रोशनी में उनको देखा। उनका कद लंबा था और शरीर दुबला पतला। उनके बदन पर था घने लाल रंग का एक चौगा। वो चौगा इतना लंबा था कि करीब जमीन पर आकर खत्म हुआ था और उनके सर पर लंबे लंबे बाल थे। लड़कियों की तरह उनके लंबे बाल कंधे तक आते थे और उनके गालों पर उगे लंबी दाढ़ी छाती तक आते थे और उनकी आंखों में थी तीक्ष्ण सतर्क दृष्टि। भारी आवाज में उन्होंने पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं उस व्यक्ति का बात करने का तरीका और आवाज सुन के आश्चर्यचकित हुआ। काफी सभ्य और सौम्य तरीका है इनके बात करने का। ऐसे किसी व्यक्ति से ऐसी सभ्यता और सुरुचिपूर्ण व्यवहार मैंने आशा नहीं किया था। मैंने जवाब में ठंड से कांपते हुए कहा, तूफान और बारिश की वजह से मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। अगर आज रात मुझे यहाँ थोड़ा सा आश्रय मिल जाता तो। अवश्य अवश्य। मेरे बात खत्म करने से पहले ही वो भव्य व्यक्ति बोल उठा, आइए आइए, भीतर प्रवेश कीजिए। आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। मैंने उस व्यक्ति को अनुसरण करते हुए मठ के अंदर प्रवेश किया। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ऐसी अमावस की तूफानी रात में यहाँ कृतांतपुर के जंगल में क्या कर रहे थे? ऐसी रात में इस जंगल में आने का दुस्साहस तो कोई पागल भी नहीं करता। दरअसल मैं टंटनिया गांव जा रहा था। टंटनिया गांव? क्यों? मेरा एक दोस्त वहां नौकरी करता है। उसने मुझे वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। उसी के पास जा रहा था। वो स्टेशन आने वाला था, लेकिन वो आपको लेने नहीं आए। क्यों? सही कहा ना? आपके मित्र ने अकलमंदी का काम किया है। अमावस की रात को कोई कृतांतपुर के जंगल से सफर नहीं करता। और भी ज्यादा अकलमंदी होती अगर वो यह बात आपको भी बता देते। बातें करते करते हम लोग मठ के और अंदर प्रवेश कर रहे थे। वो व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप रहकर होठों पे हल्के हंसी लिए बोले, छोड़िए इन सब बातों को। क्यों ना मैं अब आपको अपना परिचय दूं। मैं हूं इस मठ का महान भैरव प्राणांतक। मठ के अन्य सदस्यों और मेरी तरफ से मैं आपको इस मठ में रात्रिवास करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। एक बड़े हॉल रूम के अंदर से हम गुजर रहे थे। महंत ने अपने हाथों से ताली बजाई। उसके साथ ही कमरे के कोने से अंधकार को भेद के एक व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। इनका लिबास भी महंत के ही अनुरूप था, पर इन्होंने जो चौगा पहना हुआ है उसका रंग लाल नहीं, घना काला है। ये है ब्रह्मचारी जीवांतक। आपकी देखभाल अब यही करेंगे। आप इनके साथ जाएं। एक जरूरी काम से मुझे अभी जाना पड़ेगा। आप तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। बाद में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कह के घर के कोने में फैली अंधकार की तरफ चले गए महंत। महंत को धन्यवाद देकर मैं जीवांतक के पीछे पीछे चल पड़ा। हॉल रूम को पार करके हम पहुंचे एक बरामदे में। उसके एक तरफ एक पत्थर से निर्मित सीढ़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। मैं जीवांतक को अनुसरण करके उस सीढ़ी से ऊपर की तरफ चलने लगा। उसके हाथ में थमी
लालटेन की रोशनी की वजह से दीवारों के ऊपर अजीब सी परछाइयां पड़ने लगी। ये मठ निश्चित बहुत पुरानी है। इस मठ के समकालीन आसपास जो मंदिर और महल तैयार हुए थे वो सभी काल का ग्रास बन चुके हैं। अब सिर्फ वहां मलबा ही अवशेष है। वो सब अब मरम्मत के भी योग्य नहीं। हम दूसरे माले पर पहुंचे। दाहिने तरफ फैली एक बरामदे को पार करके हम एक कमरे के सामने पहुंचे। ब्रह्मचारी ने दरवाजा खोला। हम दोनों ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। घने जंगल के अंदर एक सुनसान पुराने मठ में एक ऐसा कमरा हो सकता है, ये मेरे कल्पना से परे थे। कमरे के सारे दरवाजे और खिड़की के ऊपर लाल रंग के कीमती पर्दे टंगे थे। कमरे के बीचों बीच मैंगनी लकड़ी से बना हुआ एक बेहद आलीशान पलंग था। उस पलंग के ऊपर जो चादर बिछा हुआ था उसका भी रंग लाल था। कमरे के अंदर रखी सभी चीजें, असबाब जैसे पलंग, अलमारी, टेबल, कुर्सी, सब पुराने जमाने के होते हुए भी बहुत कीमती थे। घने जंगल के भीतर ये एक अविश्वसनीय शाही व्यवस्था थी। एक तरफ दीवार के ऊपर टंगा था महंत भैरव प्राणांतक का पुण्यवायब तैल चित्र और दूसरे तरफ की दीवार के ऊपर टंगा था एक विभत्स तैल चित्र। उस चित्र को देखकर ही जैसे डर के मारे किसी भी इंसान का खून जम जाए। ऐसा लगता है कि दुनिया की सभी बुराइयों ने इस भयानक तस्वीर का रूप ले लिया हो। किसी धार्मिक मठ में ऐसा चित्र सर्वथा अनुचित है। कमरे में रखे अलमारी से ब्रह्मचारी ने एक पोशाक निकालकर मुझे दिया। काले रंग का एक चौगा और लुंगी की तरह एक कपड़ा। मैंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, ये चित्र किसका है? ब्रह्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, आप लोग किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? समय आने पर महंत महाराज स्वयं आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। जरूरत हो तो घंटा बजाए, मैं आ जाऊंगा। कम बोलने वाले ब्रह्मचारी ने कमरे से प्रस्थान किया। जाते वक्त उसने अपने हाथ में थमे लालटेन को टेबल के ऊपर रख दिया। जंगल में भटक भटक के मैं वह थक गया था। मैंने सोचा कि मैं एक झपकी ले लूं, लेकिन व्यर्थ का प्रयास। तन मन थक गया था, लेकिन नींद नहीं आई। मैं चुपचाप बिस्तर के ऊपर पड़ा रहा। कुछ समय बीता। ढंग ढंग करके 2 बार घंटा ध्वनि हुई। बिना कोई आवाज किए कमरे के अंदर ब्रह्मचारी जीवांतक ने प्रवेश किया। उसके बाद मेरे करीब आकर बहुत नीची आवाज में उसने मुझसे कहा, महंत महाराज ने आपको आहार ग्रहण करने के लिए आमंत्रण भेजा है। कृपया मेरे साथ आए। जीवंतक के पीछे पीछे मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उस बरसात की रात में उस रहस्यमय मठ के अंदर खाना खाने की स्मृति मुझे जीवन की आखिरी सांस तक याद रहेगी। जीवंतक को अनुसरण करते हुए मैं भोजन कक्ष में पहुंचा। अच्छी तरह से सजा हुआ विशालाकार भोजन कक्ष। कक्ष के हर दरवाजे और खिड़कियों पे चढ़ा था कीमती लाल रंग के पर्दे। दीवार पे लगे सैकड़ों मसालदानों पे सैकड़ों मसाले जल रही थी। उन मसालों की रोशनी के कारण वो भोजन कक्ष दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था। एक तरफ दीवार पे टंगा था मेरे कक्ष में देखा हुआ वही भयानक आकृति की एक विशाल तैल चित्र। इसके अलावा दीवार पे बहुत सारे चक्र, तांत्रिक निशान और तांत्रिक यंत्र के चित्र भी चित्रित किया हुआ था। यहाँ
इस मठ में इन सब का क्या तात्पर्य है, ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने जब कक्ष में प्रवेश किया तब तक वहां उपस्थित सारे भैरवों ने अपना खाना शुरू कर दिया था। खाद्य द्रव्यों को बीच में रखकर सब उन्हें घेर कर बैठे थे। वो लोग संख्या में 10 थे। मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, पर कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। महंत के बगल में एक कुर्सी खाली देखकर मैं वहीं बैठ गया। 3 ब्रह्मचारी कक्ष में टहलते हुए सारे आयोजन को देख रहे थे। मैंने गौर किया कि शाकाहारी व्यंजन से मांसाहारी व्यंजन की तरफ इन सब की रुचि ज्यादा है। वहां काफी सारे शाकाहारी व्यंजन होते हुए भी सब सन्यासी मांसाहारी व्यंजन को ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। मांस मच्छी से पूरा टेबल भरा हुआ था। खाना बहुत ही खूबसूरती से पकाया गया था और बहुत ही लजीज था। कुछ देर बाद वो 3 ब्रह्मचारी कीमती स्फटिक से निर्मित पात्र में पीने के लिए पेय ले आए। जीवन रस, जीवन रस, जीवन रस। कुछ सन्यासी खुशी से चिल्ला उठे। वो 3 ब्रह्मचारी ने वहां मौजूद सबके सामने एक एक करके स्फटिक पात्र रख दिए। मुझे भी एक पात्र मिला। मैंने एक घूंट पिया। नमकीन स्वाद मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बाकी सारे सन्यासी बहुत तृप्त होकर उस पेय को पी रहे थे। अब तक वो सारे सन्यासी चुपचाप खाए जा रहे थे। अब वो लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे। किसी ने भी अपना आसन त्याग नहीं किया। लगता है कुछ और खाना आने वाला है। मैं हैरान हो उठा। अब और कितना खाएंगे ये लोग? मेरा पेट भर चुका था, पर कोई आसन त्याग नहीं करने के कारण मैं भी शिष्टाचार के खातिर अपना आसन त्याग नहीं कर पा रहा था। मैं चौंक उठा। अचानक सब हंसने लगे। सारे सन्यासी हंस रहे थे। हंसते हुए उनके चेहरे बहुत ही विकृत दिखाई पड़ रहे थे। उनके होठों के बीच से बड़े बड़े सफेद नुकीले दांत दिखाई पड़ रहे थे, ठीक कुत्तों जैसे नुकीले दांत। क्या किसी इंसान के दांत इतने बड़े और नुकीले हो सकते हैं? खाना तो खत्म हो चुका था, क्योंकि कोई और कुछ नहीं खा रहा था। फिर ये लोग अपने आसन से उठ क्यों नहीं रहे हैं? जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक हंसी थम गई। मसालों से निकलती रोशनी कम होती जा रही है। कमरे में रखे सारे मसाले जैसे बुझने वाली है। कमरे के अंदर परछाइयों ने जैसे अपना जाल बुनना शुरू कर दिया हो। सारे सन्यासी आपस में फिर से बातें करने लगे। कम होती रोशनी में उनका चेहरा अद्भुत दिखाई पड़ रहा था। मैं आश्चर्यचकित हो गया उन चेहरे को देखकर। एकदम फीका, सफेद, जैसे उनमें खून ही ना हो। कमरे के अंदर का माहौल भी बदल चुका था। खिड़की और दरवाजे पर टंगे पर्दे हवा के प्रकोप से उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जोरों से हिला रहा हो। आधी रोशनी और आधा अंधकार की वजह से कक्ष के दीवारों के ऊपर अद्भुत सब परछाइयां उभर रही थी। एक तरफ की दीवार के ऊपर टंगी उस रहस्यमय विशाल तैलचित्र को और भी विवत्स और भयानक लग रहा था। हमारे सामने रखी हुई थाली के ऊपर हड्डी और मांस के टुकड़े एक हतभाग्य प्राणी की शोचनीय परिणाम को याद दिला रहा था। ऐसे माहौल में सन्यासियों की बातचीत मेरे मन को और अशांत किए जा रही थी। वे सन्यासी किसी धार्मिक विषय पे आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भौतिक और पैशाचिक विषयों पर आलोचना कर रहे थे। जो कहानी वो सुना रहे थे वो नए नहीं,
पुराने थे। हमने बचपन में ऐसी कहानी बहुत सुने थे, लेकिन वे सन्यासी उन पुरानी कहानियों में नए नए आतंक का प्रवेश करा रहे थे। मेरे सारे इंद्रिय जागृत हो उठे थे। एक अज्ञात डर की संभावना मेरे मन में अपना प्रभाव विस्तार कर रहा था। मैं अंदाजा कर पा रहा था कि कुछ बहुत ही गलत घटने वाला है, लेकिन सवाल ये था कि क्या घटने वाला है। स्तब्ध हो जाओ सारे। महंत भैरव प्राणांतक ने अपना हाथ उठाकर सबको आदेश दिया और उसके साथ ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सारे सन्यासी ने अपनी निगाहें महंत की ओर स्थिर किया। ठीक उसी वक्त एक ब्रह्मचारी ने ढके हुए पात्र में कुछ लाकर टेबल के ऊपर रख दिया। महंत कुछ देर के लिए उस पात्र को खामोश निगाहों से देखने लगे। उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी। उसके बाद मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि आज आप यहाँ हमारे साथ रात्रिवास कर रहे हैं। आप भी सौभाग्यवान हैं यहाँ उपस्थित होने के लिए। बहुत कम लोगों को यहाँ रात्रिवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस निर्जन वन में बहुत साल पहले था एक अमृत मठ। गहन जंगल में अवस्थित ये मठ बहुत साल पहले ही परित्यक्त हो चुका था, पर इस अंचल में बसने वाले लोगों का मानना है कि किसी विशेष दिन व तिथि पर उस पुराने मठ के मलबे के ऊपर रातों रात अस्वाभाविक रूप से विकसित होता है एक छाया मठ। अत्यद्भुत दानवीय शिल्प कला का प्रमाण लेकर छाया मठ सुनकर इसे कल्पना मत समझिए। अस्तित्व काल में ये संपूर्ण रूप से वास्तविक होता है। इस मठ में एक समय वास करते थे, या यूं कहूं कि अभी भी वास करते हैं कुछ अमृत। मृत अपने आप मेरे मुंह से निकल गया ये शब्द। हाँ, अमृत। महापिशाच की साधना करके इस संप्रदाय ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया है। दिन के उजाले में ये सिर्फ एक शरीर है, लेकिन सूर्यास्त के पश्चात जब अंधकार चारों ओर फैल जाता है, तब इन सब के शरीर में होता है प्राणों का संचार। ये प्राण, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ नहीं, ये प्राण महापिशाच का दिया हुआ है। इस जीवन की भूख ईश्वर निर्देशित खाद्य द्रव्यों से नहीं, बल्कि पिशाच लोगों के निर्देशित खाद्य द्रव्यों से मिटती है। कहते हैं रात के अंधकार में रातों रात निर्मित ये छाया मठ राभट के मुसाफिरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुसाफिर आश्रय के तलाश में मठ के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद छोड़िए उन बातों को। आपके दोस्त ने इस भरी अमावस की रात में इस जंगल में प्रवेश न करते हुए अकलमंदी दिखाई है, क्योंकि वो यहाँ पे नए हैं। राह भटक कर वो इस मठ में पहुंच सकते थे, और अगर वो छाया मठ के अमृत संप्रदाय के हाथों लग जाते तो वो लोग आपके दोस्त के मांस और खून से अपनी पैशाचिक भूख को मिटाते। आश्चर्य मत होइए, अमृत संप्रदाय के लोगों के लिए यही है महापिशाच निर्देशित खाद्य। उस रात उस रहस्यमय स्थान पर भैरव प्राणांतक की आवाज बड़ी ही विचित्र सुनाई दे रही थी।
मेरे मन के अंदर धीरे धीरे एक खौफ, एक आतंक ने अपना प्रभाव विस्तार करना शुरू कर दिया था। महंत की आवाज मेरे मन को किसी मोहजाल में आच्छन्न कर रहा था। उसकी कही हुई हर बात का तात्पर्य मेरे सामने स्पष्ट से स्पष्टतर हो रहा था। राह भटका मुसाफिर, अमृत मठ, गहन वन में शाही ऐशो आराम, मेरी तरफ देखने वाले सन्यासियों के फीके व सफेद रक्त शून्य चेहरे और लुभातु दृष्टि मेरे मन को ऐसे ही ख्यालों के बादल से भर रहे थे। अगले पल कुछ घटना एक ही साथ घट गई। क्यों ना इस मांस को अब खा लिया जाए? ये कह के महंत ने अपने सामने रखे पात्र के ढक्कन को एक ही झटके में उठा दिया। अगले ही पल मेरे हलक से एक चीख निकल आई। अगले ही पल पूरा कमरा आसमान में चमकती बिजली की रोशनी में नहा गई। बाहर तूफान जोरों पर है। जोरों से बादल गरजने की आवाज सुनाई दे रही है। वहां मौजूद सारे सन्यासी ही करके हंस रहे हैं। कितनी पैशाचिक है उनकी अट्टहास। ऐसा लग रहा था जैसे पाताल या नरक के भीतर से आ रही है वो हंसी। मेरे आंखों के ऊपर उतर आया काले अंधकार का पर्दा। मैं अब और नहीं सह सकता। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। मैं अपना होश और नहीं संभाल सकता। मैं जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक कीचड़ भरे गड्ढे के अंदर पाया। मेरा पूरा शरीर भीगा और कीचड़ से लथपथ था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने दाएं हाथ को हिला नहीं पा रहा था। असहनीय दर्द हो रहा था मेरे हाथ में। शायद मोच आ गई हो या टूट भी सकता है। मैंने किसी तरह अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला। मेरे सामने चारों ओर छाया मठ और उसके संलग्न मंदिर व महल का मलबा फैला हुआ था। रात खत्म होके दिन का उजाला हो गया था। बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए थे। अभी भी जोरों से हवाएं बह रही थी। विध्वस्त शरीर को लेकर मैं टनटनिया गांव की तरफ बढ़ने लगा। मैं जब सत्राजित के कैंप के पास पहुंचा तब मैं उल्टा सीधा बक रहा था, पर वहां पहुंचकर मैंने नौकरों के पास जो सुना उसे सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसने कहा कि मुझे स्टेशन से यहाँ लाने के लिए सत्राजित कल दोपहर को कैंप से निकलकर कृतांतपुर के जंगल में प्रवेश किया था, पर अभी तक वो वापस नहीं लौटा है। वो लोग थाने में उसकी गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट लिखवाने की सोच रहे हैं। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो छाया मठ, प्राणांतक, जीवांतक, भोजनरत अमृत संप्रदाय के सन्यासी सोते वक्त, जागते वक्त, हकीकत में, सपने में, किसी भी तरह से मैं उस रात की स्मृति को भुला नहीं पा रहा था। मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे उस रात की स्मृति से मुक्त करे। मिटा दे मेरे मन से उस रात की हर यादें, जिस याद ने मुझे पागल बना दिया था। वो अनभिप्रेत घटना उस रात को बिजली चमकने से कुछ देर पहले ही घटा था। मेरा मन जानता है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी देखा था वो सच था, लेकिन इस सच का भार मैं अब और नहीं उठा सकता। मेरा सारा जीवन अभिशप्त हो चुका है। उस रात बिजली चमकने से पहले महंत प्राणांतक ने जब सामने रखे पात्र का ढक्कन हटाया था
तब मैंने क्या देखा था आपको पता है? मैंने देखा था कि पात्र के अंदर था उबला हुआ एक इंसान का सिर, और वो सिर था मेरे दोस्त सत्यजीत सेन का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की कहानी पिशाच मठ? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।